हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लाए हैं मोदू नॉवल एक्सप्लेनेशन का पार्ट 45। लुआविंजो इस लेटर को लेकर बालकनी में चला गया और एक सिगरेट जलाकर उसे पढ़ने लगा। मीट के स्मेल से लुआविंजो उसके पीछे पीछे गया था, पर बाहर के बर्फीले ठंड को महसूस करते ही वो पूंछ उठाकर भाग गया। मुझे नहीं पता मेरे दुश्मन कौन है और वो लोग कब से हैं। ये एक प्रकांड संगठन है जिनके पास बेशुमार दौलत है, बहुत प्रिविलेजेस और हाई क्वालिटी रिसोर्सेज है। फिर भी वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है। वो दूसरों की खुशियाँ भी छीनना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इनका कनेक्शन मर्डरर्स और वांटेड क्रिमिनल्स के साथ है, जिन्हें वो अपने काम में लगाते हैं। जिया हुई, तुम्हें मेरा दोस्त गुजाओ याद है? आज तक कोई उसका नाम लेने का हिम्मत नहीं करता है। वो शर्मिंदगी के अंधेरे में खो गया है। उसे ग्रुप फोटोज के साइड में छुपाना पड़ता है। टीचर फैन पागल हो गए थे, पर उन्होंने ठीक कहा था। गुजाओ ऐसा नहीं था, उसके पीछे कोई और था। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं तो फ्रंट लाइन से हटकर मैनेजमेंट में पोस्ट ले सकता हूँ और आराम से रिटायर होकर जिन जिन को फैमिली बनाते देख सकता हूँ। मैं प्रिटेंड कर सकता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता और कोई उसके लिए मुझे क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकता। पर जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूँ, मुझे टीचर फन और गुजाओ दिखते हैं और मुझे उनकी याद आती है जो नेशनल रोड 327 में मारे गए थे, और वो बच्चे जिनका कोई अता पता ही नहीं है। जिया हुई, मैं ये नहीं कर सकता। तुम मुझे माफ कर देना। ये दुनिया बहुत जालिम है। इसके अंदर बहुत पुरानी बीमारियां भरी हुई है। पर मुझे उम्मीद है कि एक दिन हमारे पास हर तरीके की इन्वेस्टिगेशन टेक्नोलॉजी होगी और हर जगह पर सीसीटीवी होंगे। उस टाइम अगर कुछ गड़बड़ होगा तो दिन के उजाले में आ जाएगा। अगर मैं उस टाइम नहीं रहा तो तुम मेरी जगह वो देख लेना, और जो उस इन्वेस्टिगेशन में काम कर पाएगा उसे ये दे देना। लेटर ज्यादा बड़ा नहीं था, पर लुओ को कुछ कुछ बातें समझ नहीं आई। लेकिन उसे ये बात समझ आई कि क्यों उन्होंने कहा कि उसकी एबिलिटीज सफिशिएंट नहीं है। यंग सर के डेथ के एक दिन पहले वो बहुत सिगरेट पी रहे थे। उनको पूछा तो उन्होंने बताया था कि वो अपनी बेटी के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर वरीड थे। यंग पुलिस वाले उनका मजाक उड़ा रहे थे। उस टाइम लुओ को देखकर यंग सर को क्या लगा था? उनको लगा था कि वो यूजलेस है, इसीलिए वो हीरो अकेले उस डेंजरस रोड पर चले गए थे। लो मंजू बाहर देखता रहा और फिर स्टडी की तरफ जाने लगा। लो युगो बेडरूम के डोर के सामने घूम रहा था। शायद वो अंदर जाना चाहता था। लो मंजू ने उसे उठा लिया। उसे डिस्टर्ब मत करो। लुओ उसके पैरों के ऊपर बैठकर उसे देखता रहा। लुओवेंजो ने इंटरनेट पर नेशनल रोड 327 सर्च किया, तो उसे पता चला कि वो 15 साल पुराना एक सनसनीखेज इंसिडेंट था। नेशनल रोड 327 यान सिटी के बाहर एक हाईवे है जो लोटस माउंटेन को डिटोर करता है। 30 साल पहले बनी उस रोड पर एक समय काफ़ी ट्रैफिक हुआ करता था। बाद में बहुत कुछ बदल गया और माउंटेन के बीच से रोड बन गया। इसलिए उस रोड से बस वही जाने लगे जिनको उस जगह पर जाना होता था। उस टाइम उस सुनसान रोड पर सीरियल मर्डर शुरू हुआ। विक्टिम्स सारे शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइवर्स थे। वो अकेले रहते थे और उनका सब कुछ उनके साथ ही रहता था। किलर को शायद किसी ऐसे मिथ पर विश्वास था कि जो लोग दर्दनाक तरीके से मरते हैं, उनके आंखों में उनके मौत के पहले की नज़ारे की फोटो बन जाती है। शायद इसीलिए विक्टिम्स के आंखों को कुचल दिया जाता था। फर्स्ट विक्टिम की बॉडी ट्रक के पास ही मिली थी। उसे 12 बार चाकू मारा गया था। उसका सब कुछ लूट लिया गया था। ट्रक से एक छोटा रेफ्रिजरेटर भी चुराया गया था। पैरों के निशानों से पता चल रहा था कि हमला करने वाले दो मर्द और एक औरत थे। ट्रक के व्हील पर भी खून था, पर वो इंसान का खून नहीं था, इसलिए उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। 2 महीने बाद फिर एक मर्डर हुआ। आंखों को पिछली बार की तरह कुचल दिया गया था, पर इस बार चाकू एक बार ही चलाया गया था। वो आदमी सामने झुककर घुटनों में था। उसने शायद अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ दे दिया था, पर उन लोगों ने उसे पीछे से मार दिया। थर्ड विक्टिम के हाथ पैरों को काट दिया गया था और आंखों को निकाल दिया गया था। इस केस को यान सिटी के सिटी ब्यूरो के पास भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन टीम के लीडर थे यांग जेंगफिंग और डिप्टी लीडर का नाम था गुजाओ। लुओ वेंजो अपने कैट के बॉडी में हाथ चलाते हुए सोचने लगा, अगर गुजाओ उनके डिपार्टमेंट के सीनियर और यांगसर के पार्टनर थे तो कोई उनका नाम क्यों नहीं लेता है। लो ये सोना चाहता था। लोवेंजो के टॉर्चर से परेशान होकर वो उसके गोद से भाग गया। लोवेंजो ने उस पर ध्यान नहीं दिया। स्क्रॉल करते करते उसे पता चला कि तीनों ट्रक्स के व्हील्स पर खून लगे हुए थे। जांच पड़ताल से पता चला कि लास्ट मर्डर के एरिया के पास एक डॉग की बॉडी मिली जो ट्रक से कुचल गया था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने सस्पेक्ट किया कि वो क्रिमिनल्स किसी छोटे एनिमल को ट्रक के व्हील के नीचे फेंक देते थे, जिससे ट्रक स्लो हो जाती थी।
और फिर वो औरत सामने आ जाती थी जिससे ट्रक वाले को ट्रक रोककर बाहर आना पड़ता था। अपने खबरियों से उन लोगों को एक आदमी मिला जो स्ट्रे डॉग्स को इलीगली बचा करता था। उससे उन्हें उन मर्डरर्स का भी पता चल गया। नेशनल रोड के पास किसी कस्बे से दो भाई थे, लू गुओजिन और लू गुओसेंग, जो ये काम कर रहे थे। उनके साथ लू गुओजिन की गर्लफ्रेंड भी थी। लू गुओजिन का पुलिस रिकॉर्ड था, पर उसका छोटा भाई एक यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट था। उसका बर्ताव अच्छा नहीं था और वो बहुत सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, इसलिए यूनिवर्सिटी में उसका 1 साल खराब हो गया था। उसने एक छोटे ट्रांसपोर्ट कंपनी में ऑफिस वर्कर का जॉब लिया, पर वहाँ से भी मारपीट करने की वजह से निकाल दिया गया। वापस आकर उसने अपने भाई के साथ मिलकर सोसाइटी पर बदला लेने का सोचा। लूटपाट करके वो लोग मजे की जिंदगी बिता रहे थे, पर लू गुओसेंग को मर्डर करते करते उसमें मजा आने लगा। पुलिस ने उसके बड़े भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को तो पकड़ लिया, पर वो भाग गया। 15 साल बाद भी वो पकड़ा नहीं गया है। इस सोसाइटी में जहाँ एक ड्रग यूज़र के बारे में भी उसके पड़ोसी रिपोर्ट कर देते हैं, वहाँ लू गुओशेंग कहाँ छुपा रह सकता है? और पिछले 15 साल से वो कोई मर्डर ना करके भी कैसे रह सकता है? एक और सिगरेट जलाकर लुओवेंजे उस क्राफ्ट पेपर फोल्डर को चेक करता है। फर्स्ट पेज पर एक फोटोग्राफ है जिसे उसने डायरेक्टर लू के ऑफिस में बहुत बार देखा है, पर डायरेक्टर लू ने उस फोटो को ऐसे अरेंज किया है जिससे एक इंसान फ्रेम के अंदर छुप जाता है। लुओवेंजे को पहली बार उस इंसान को देखने का मौका मिला। उस इंसान को कैमरा पसंद नहीं है। यांग सन ने उनकी कोहनी पकड़ रखी थी और उनकी मुस्कान भी फोर्स लग रही थी। क्या यही गुजाओ थे? गुजाओ नाम से सर्च करके लुओवेंजो को बस एक डिसिप्लिनरी रिपोर्ट ही मिला, जिसमें सीरियस ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन और इलीगल एक्टिविटी जैसे वर्ड्स लिखे, पर उन्होंने क्या गलत काम किया था ये पता नहीं चला। उस फोल्डर में और भी बहुत सारे फोटोज मिले। लोवंजो ने वांटेड नोटिस में सर्च किया तो उनमें से बहुत सारे फोटोज वांटेड क्रिमिनल्स के फोटोज के साथ मैच हुए। तभी स्टडी रूम के दरवाजे में आवाज हुई तो लुओवेंजो बोल उठा, लुओ इगो, परेशान मत करो। पर उसी टाइम उसके पैर के पास का पावर केबल हिल उठा। लोवेंजो ने देखा कि लो ईगो उसके पैर के पास बैठकर पावर केबल को कट कर रहा है। तो फिर डोर पर कौन था? लुओवेंजो डोर की तरफ देखता है तो उसे फेदू दिखा, जो डोर फ्रेम में ठेस लगाकर उसकी तरफ देख रहा है। मैं पानी पीने के लिए उठा था, फेदू ने कहा। लुओवेंजो कांप उठा। जल्दी से कंप्यूटर का पेज बंद करके यांग सर के फोल्डर को एक ड्रॉयर में ठूस कर वो खड़ा हो गया। मैं दे रहा हूँ। पानी देने के बाद लोवेंजो को होश आया। फेदू कोई बच्चा नहीं है। लोवेंजो को उसे पानी देने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी, और वो रात को ऑनलाइन था। इसमें क्या प्रॉब्लम है? वो ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है जैसे कि वो चीट करते हुए पकड़ा गया है? फेदू लुओवेंजो की उंगलियां छूते हुए उसके हाथ से पानी का ग्लास लेता है। उसके दिमाग में ख्याल आया, मेरा यहाँ रहना उनके लिए भी असुविधाजनक है। उनको अपने घर में कुछ करने के लिए बीच रात को स्टडी में छुपना पड़ रहा है। ऐसे एक साथ रहना तो दोनों के लिए ही प्रॉब्लमेटिक है। इसकी जरूरत ही क्या है। फेजू ने पानी पी लिया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस बात को छेड़े। वो एक यात्री है जो रेगिस्तान में से गुजर रहा है। उसकी पूरी बॉडी झुलस गई है। लोवेंजो और उसका ये छोटा सा घर हेवन से गिरी हुई एक आधी भरी बॉटल के जैसी है। अगर उसमें आर्सेनिक भी है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाएगा। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लुओवेंजो ने कहा, मैं अपने सिफू के डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मुझे कुछ नए क्लूज मिले हैं। जितने कम लोगों को ये पता चले उतना ही अच्छा है। तुम भी सस्पेक्टेड लोगों में से हो। बहुत कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं तुम पर कितना भरोसा कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ। क्या ये ठीक है। फेजू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने नॉट किया। ठीक है। लुओवेंजो रिलैक्स्ड हुआ। फेदू को धीरे धीरे पानी पीते देख उसे डर लग रहा था। अगर वो ये क्लियर नहीं करता तो शायद फेदू कुछ और सजेस्ट करता। वो फेदू को सोने के लिए भेजना चाहता था, पर फेदू ने अचानक उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचा। डिसबैलेंस लुओवेंजो को काउच के आर्म रेस्ट के ऊपर दबाकर वो गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुराया। पर शीजियोंग, सिर्फ बातों से आपको मुझसे छुटकारा नहीं मिलेगा। फेदू के सडन मूड चेंज से हैरान लुओवेंजो हेल्पलेसली काउच से सपोर्ट लेता है। फेदू जल्दी से उसे सर्च करता है और सबसे पहले उस हैंडकफ को ले लेता है। वो एक सेकंड के लिए सोचता है कि उसे वो काम में लगा सकता है कि नहीं, पर शायद वो पास रहेगा तो वो पुलिसमैन ही उसे उसके ऊपर यूज कर देगा। वो उस हैंडकफ को डाइनिंग रूम में फेंक देता है। लुओवेंजो उसकी कमर पकड़कर बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें अभी अपनी बॉडी पर स्ट्रेस नहीं देना है? ज़्यादा स्ट्रेस की क्या ज़रूरत है। आपको तो जेंटलनेस पसंद है ना। फेदू लुओवेंजो के पैरों के बीच अपना घुटना रखता है। वो अपने ठंडे हाथ लुओवेंजो के कपड़ों के अंदर डालकर उसे किस करता है। फिर वो सॉफ्ट वॉइस में बोलता है,
आप मेरे टेक्निक पर भरोसा रखो, आपको अच्छा लगेगा। लुओवेंजो हैरान होकर फेदू की तरफ देखता है। 1 मिनट, क्या कहा तुमने? फेदू की नज़र उसकी नज़र से मिली तो लुओवेंजो उसमें खो गया। फेदू ने मुस्कुराकर कहा, ग। लुओवेंजो की बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई। इस बात को महसूस करके फेदू उसके ऊपर आ गया। उसने कहा, आई वॉन्ट यू। फेदू ने बस मूड बनाने के लिए वो कहा था, पर जैसे ही उसने वो कहा, उसके दिल ने शोर मचाना शुरू कर दिया। जैसे एक हवा का झोंका आकर सब कुछ उड़ा ले जाने लगा और उसकी आवाज़ उसके दिल के कोने कोने में गूंजने लगी। फेदू को लगा जैसे कि उसने अनजाने में अपने दिल की बात बोल दी है। उसकी आंखें बंद हो गई और वो पूरे मन से लुओवेंजो के सूखे होठों को ढूंढने लगा। उसके दिमाग में एक ही चीज़ घूम रही थी, आई वॉन्ट यू। अपनी पूरी जिंदगी में उसे किसी भी चीज़ से लगाव नहीं हुआ। ये पहली बार है जब वो अपने दिल से कुछ मांग रहा है। वो कुछ पल के लिए अपना रूटीन और टेक्निक भी भूल गया। उसके मुंह से कोई स्वीट वर्ड्स भी नहीं निकले। बस उसकी इंस्टिंक्ट उसे उसकी मंजिल की तरफ ले जा रही थी, जिसे वो पता नहीं कितने सालों से ढूंढ रहा है। लुओवेंजो ने बहुत दिनों से उसके सिडक्शन से अपने आप को बचा कर रखा था। उसे लग रहा था कि उसने अपने डिज़ायर्स पर जीत हासिल कर ली है, पर फेदू ने उसे गलत साबित कर दिया। वो अपना शुद्ध बुद्ध खो रहा था। उसे बस ये समझ आ रहा था कि वो काउच हार्ड है, उसमें चोट लग सकती है। उन्हें बेड पर जाना चाहिए और डोर को लॉक कर लेना चाहिए। स्नो व्हाइट पिलो के ऊपर फेदू के काले बाल एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहे थे। लोवेंजो ने कहा, अगर तुम्हें दर्द हो तो बताना। मुझे पता है कि तुम्हें अपने आप पर टॉर्चर करना अच्छा लगता है, पर मुझे तुम्हें तकलीफ में देखना अच्छा नहीं लगता। फेदू को उसकी बातों का मतलब समझने में टाइम लगा। जब उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोवेंजो फेदू के कलाई को पिलो के ऊपर प्रेस करके पूछता है, वो कौन था जिसने तुम्हें कहा कि मुझे बॉटम पोजीशन पसंद है? फेदू का हार्ट और उसके लंग्स वीक थे, पर उसका सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रांग था। वो खुद एक ऑकवर्ड पोजीशन में था, पर वो किसी का नाम नहीं ले पा रहा था। जिसकी वजह से तुम इस झंझट में फंसे हो, उसी को बचा रहे हो, लोवेंजो बोलता है। फेदू को लगा कि वो ठीक ही बोल रहा है। उसने कहा, लैंग चाओ। ओ, लोवेंजो अपना इंटरोगेशन खत्म करते हुए बोलता है, बहुत अच्छा। रात बहुत लंबी थी। लुओ ईगो ने बहुत बार मास्टर बेडरूम के डोर को खोलने की कोशिश की, पर नहीं खोल पाया। बोर होकर फाइनली वो अपने कैट बेड पर ही सोने गया। फेदू ठीक से सोया भी नहीं था। उसके पहले ही सुबह हो गई। उसकी नींद खुल गई थी, पर वो हिलना नहीं चाहता था। रात को लोवेंजो इतना केयरफुल था कि उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन उतना केयरफुल होने के बावजूद फेदू के बॉडी के वुंड्स में दर्द हो रहा था। फेदू को दर्द झेलने की आदत थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा था। फेदू लुओवेंजो की तरफ देखता है, जो उसे अपनी बाहों में लेकर सो रहा था। इधर उधर की बातें सोचते सोचते फेदू को कुछ याद आया। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे अपने आप को दर्द देना अच्छा लगता है? शायद हॉस्पिटल में रहते टाइम लोवेंजो ने उसके चेस्ट के स्कर को देख लिया होगा। क्या उसे लगा कि फेदू को इंटेंस एस&एम पसंद है? लुओवेंजो के फ़ोन में रिंग होने लगा, पर वो हिल भी नहीं रहा था। फ़ोन के रिंग से इरिटेट होकर फेदू बहुत मुश्किल से लुओवेंजो के हाथों को हटाता है। फिर वो लुओवेंजो के ऊपर से उसके फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाता है, पर फ़ोन तक हाथ पहुंचने से पहले ही लुओवेंजो ने उसे फिर से और टाइटली जकड़ लिया और फेदू के गर्दन पर अपना फेस घिसकर सोता रहा। सुबह नींद से उठना कैप्टन लुओ के लिए सबसे मुश्किल काम है, पर लुओ के साथ सोते टाइम ये सब नहीं चलता है। वो उसके ऊपर कूद कूद कर उसे उठा ही देता है। आज बहुत दिन बाद लुओवेंजो को आराम से सोने का मौका मिल रहा था। फेदू ने कहा, डार्लिंग, फ़ोन। फेद के ऊपर प्यार बरसाते हुए लुओवेंजो ने कहा, उठा लो। एक बार में फ़ोन रिसीव ना होने पर तावरान ने दोबारा कॉल किया। फेदू ने फ़ोन रिसीव करके कहा, मैं बोल रहा हूँ। वो उठ नहीं रहे हैं। मैं उनके कान में फ़ोन देता हूँ, आपको जो बोलना है बोल दीजिए। तावरान कुछ मीनिंगलेस आवाज़ निकालता है और फिर बोलता है, ठीक है, कुछ हुआ है, ये अर्जेंट है। फेदू, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से निकले हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? फेदू फ़ोन को लुआवेंजो के कान में लगाता है। तावरान बोलता रहा, वो स्कूल के बच्चे भाग नहीं गए थे? उनमें से एक लड़का कल रात को मर गया है। लुओवेंजो की आंखें खुल गई। किलर ने उस लड़के की आंखों को कुचल दिया और उसके हाथ पैरों को काट दिया है। कहाँ? गुलो डिस्ट्रिक्ट की एक गली में। कैप्टन लुओ, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचो। लुओवेंजो पलक झपकते ही रेडी हो गया। डोर की तरफ जाते हुए वो वापस दौड़ कर आया। फेदू को याद आया कि स्टडी रूम का डोर अनलॉक्ड है। फिर भी उसने अनजान बनकर पूछा, क्या आप कुछ भूल गए? हाँ, ये भूल गया था। लुओवेंजो दौड़कर उसके सामने आ गया।
फिर उसने फेदू को जोर से किस किया और उसकी बॉडी को चेक करने लगा। फेदू को देखकर नहीं लग रहा था कि उसे कहीं दर्द हो रहा है। फेदू का हाथ पकड़कर उसने उसके उल्टे साइड पर 2 थप्पड़ लगाया। कमीने, तुम्हें किसने कहा था मुझे प्रोवोक करने के लिए? लोरेंजो के चले जाने के बाद फेदू डोर तक जाता है और लोरेंजो के भूले हुए चाबी के गुच्छे को उठाता है। फिर लुओ ईगुओ की तरफ देखकर वो हेल्पलेसली बोलता है, इस उम्र में तुम्हारे डैड को थोड़ा और स्टेडी होना चाहिए। लुओ ईगुओ ने सॉफ्टली मियाऊ किया। फेदू के चेस्ट में दर्द हो रहा था। वो डोर के सहारे थोड़ी देर रेस्ट लेता है और फिर स्टडी रूम के डोर को बंद करके कैट का खाना निकालता है। खाना खाकर लुओ ईगुओ खुश होकर फेदू के पास गया। फेदू नीचे बैठकर उसे बस टच करने ही जा रहा था कि उसके फ़ोन में रिंग होने लगा। टीचर पैन ने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकते हो तो तुम आ सकते हो, पर याद रखना, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अभी मैं इस पिक्चर एल्बम प्रोजेक्ट का हेड हूँ। मेरे इजाज़त के बिना तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। लगता है टीचर पान ने उसके पेपर पढ़ने के बाद उसके बारे में इंक्वायरीज की है। शायद उनको लगा कि वो अपने पापा के एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। गुलो डिस्ट्रिक्ट एक सीनिक स्पॉट है। आसपास कोई रेसिडेंस नहीं है। उन पुरानी बिल्डिंग्स को बचाने के लिए होटल्स भी 500 मीटर दूर है। दिन भर वहाँ लोगों की भीड़ रहती है, पर रात को वो जगह सुनसान हो जाती है। बॉडी अभी भी वहीं पर है, तुम्हारे देखने के बाद ही उसे उठाया जाएगा। तावरान आकर लुओवेंजो को अच्छे से देखने लगा। सुबह सुबह नींद से उठा देने के बाद भी आज लुओवेंजो का मूड खराब नहीं है। जिंदगी भर जो एक शेर की तरह गुर्रा रहा था, आज वो किसी के छू देने से एक सॉफ्ट कैट में बदल गया है। तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? लुओवेंजो ने पूछा। उसकी जगह पर तावरान को ही शर्म आ गई। फेदू के साथ लुओवेंजो के बदलते हुए रिलेशनशिप को वो अभी तक हजम नहीं कर पाया है। ताऊ ताऊ, वो यंग लेडी तुम्हारी बिल्डिंग में ही रहती है। वो तुम्हें पसंद भी करती है। पर तुम इतने दिनों से क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी जगह पर होता तो अब तक शादी कर लेता। एक पतली सी गली में 2 बड़े बड़े ट्रैश बिन्स है, जिनमें से एक गिर गया है। उस ट्रैश बिन के पीछे वो बॉडी है। अगर सैनिटेशन वर्कर लोग ठीक से काम नहीं करते तो उन्हें वो बॉडी इतनी जल्दी नहीं दिखती। दूर से ही खून की स्मेल आ रही थी। बॉडी को देखते ही लुओवेंजो को पिछली रात को देखी हुई फोटो याद आ गई। जियाओ हयांग फोटो खींच रहा था। कुछ सोचकर वो रुक गया और लुओवेंजो को देखकर उसने सैल्यूट किया। उसने बताया कि उस लड़के का नाम फेंग बिन है। वो यूफेन मिडिल स्कूल के सीनियर मिडिल ईयर 1 का स्टूडेंट है। उसी ने वो ऑनलाइन लेटर लिखा था। मेडिकल एग्जामिनर का कहना है कि शायद गला काटकर उसे मारा गया है। चोटों के निशानों से लग रहा है शायद मरने से पहले वो अपना बचाव कर रहा था। उसके पापा का एक छोटा सा बिजनेस है और उसकी माँ हाउसवाइफ है। लुओवेंजो शायद जानबूझकर पूछता है, आंखें निकाल देना और हाथ पैर काट देना। मैंने शायद ही कहीं सुना है ऐसा कुछ। जियाओ हायंग ने अपना चश्मा ठीक किया। कैप्टन लुओ, क्या आपने नेशनल रोड 327 के सीरियल रॉबरी और मर्डर केस के बारे में सुना है? ये 15 साल पुराना केस है। उसके बाद वो एक रोबोट की तरह उस केस के बारे में बताने लगा। जैसे लुओवेंजो ने पिछली रात को पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही उसने कहा। कैप्टन लुओ, असली अपराधी लू गुओशेंग अभी भी फरार है। क्या ये उसका काम हो सकता है? 15 साल पहले क्या हुआ था वो तुम्हें इतने अच्छे से कैसे पता है? तुम कितने साल के थे तब? मैंने इंटरनेट पर पढ़ा था और मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है। तुम्हारी मेमोरी तो बहुत अच्छी है। तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो तुम पुलिस में क्यों आए? इस जॉब में तो सैलरी भी अच्छी नहीं है। इस सवाल से जियाओ हायांग हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा, यह मेरा बचपन का सपना था। तो तुम भी दुनिया को बचाना चाहते थे? लुओवेंजो ने इस बात को जाने दिया। दूर खड़ी एम्बुलेंस की तरफ देखकर उसने पूछा, यह तो पूरी तरह मरा हुआ है, तो वो एम्बुलेंस क्यों आया है? जियाओ हायांग ने चैन की सांस ली। ओह कैप्टन लुओ, मैं बताना भूल गया था, इस कत्ल की एक आई विटनेस भी है। दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा बताना मत भूलना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना भी मत भूलना। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।